एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब वूरी ने कहा था कि लेकिन मुझे तुम पर काफी भरोसा है रायजुन। रायजुन कहता है क्या कहा, मुझ पर भरोसा है। वूरी सोचने लगती मुझे तो लगा था कि अपना हाथ हटा लेगा, लेकिन ये किस तरह का रिएक्शन था। तभी रायजुन उसकी फिंगर पकड़ लेता है, लेकिन वूरी अपने हाथ को खींच कर छुटा लेती है और कहती है क्या तुमने वो होमवर्क करा जो कि मैंने तुम्हें दिया था। और रायजुन को समझ नहीं आता, वो सोचता है कि ये किस तरह का रिएक्शन था। तभी रायजुन उसके सामने लंबी लिस्ट रख देता है। वूरी कहती है कि ये लिस्ट इतनी लंबी क्यों है। रायजुन कहता है कि मैंने बस चीजों को एक साथ जोड़ दिया। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा उतरा। वूरी सोचने लगती एक मिनट रुको, मुझे तो लगा था कि ये मुझे बताएगा जब इसने कहा था कि इसे डांस से नफरत है, लेकिन ये सब कुछ क्या है। क्या ये सच में डांस छोड़ना चाहता है, वो भी सिर्फ ये सब कुछ करने के लिए। फिर वो लिस्ट को पढ़कर कहती है इसमें क्या लिखा है कि तुम्हें फिश बेचनी है। रायजुन कहता है हाँ, उससे काफी अच्छी कमाई हो जाती है। वूरी कहती है और ये भी लिखा है कि तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है। रायजुन कहता है हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे फॉलोअर्स काफी बढ़ जाएंगे। वूरी कहती है लेकिन मैं इन सब से इनकार करती हूँ। रायजुन कहता है लेकिन क्यों। वूरी कहती है क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि तुम कभी भी ट्राई कर सकते हो। तुम्हें अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल कर कर इसका रास्ता खोजना चाहिए। और वो सोचने लगती है इस वक्त उसका हाई स्कूल का सीनियर ईयर चल रहा है। ये ऐसा समय होता है जहाँ पर बच्चे अपने सपनों के बारे में सोचते हैं और साथ ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा रायजुन ऐसी चीज से गिव अप क्यों कर रहा है जिसमें उसे बहुत मजा आता है। फिर वो रायजुन से कहती है कि रायजुन मैं ये सोच रही थी कि तुम अपना डांस मत छोड़ो। और वो सोचने लगती है वो अपने पेरेंट्स के कारण डांस को छोड़ रहा है, शायद से उसको भी अंत में वैसे ही पछतावा होगा जैसे कि मुझे हुआ था। और सबसे आखिरी बात, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये अपने सपनों से गिव अप करे। फिर वो रायजुन से कहती है कि तुम इस तरह से अपना बदला नहीं ले पाओगे। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, रायजुन डांस प्रैक्टिस रूम में आया था और सोच रहा था बदला, क्या स्योंगजुन ने सच में टीचर को ऐसा बताया था। तुम सच में छोटे बच्चों की बातों को काफी सर पे चढ़ा लेती हो। बस मुझे ऐसा नजर आता है कि डांस करने का अब कोई भी फायदा नहीं है। फिर पहले का वक्त देखते हैं। वूरी कहती है क्या मैंने ज्यादा कुछ कह दिया। सच कहूँ तो मैं बस एक बार तुमको डांस करते हुए देखना चाहती हूँ। रायजुन कहता है कि तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ। वूरी कहती है कि मैंने डांस डिपार्टमेंट की हेड से बात करी थी, उन्होंने कहा था एक कंपटीशन आने वाला है जिसमें तुम हिस्सा ले सकते हो। अगर तुम जीत गए तो तुम ग्रैंड थिएटर में भी डांस कर सकते हो। इसके अलावा उसके बाद तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना, फिर मिलिट्री में चले जाना। रायजुन सोचने लगता है अच्छा तो तुम ये चाहती हो। वूरी कहती है कि मुझे अवार्ड से कोई भी लेना देना नहीं है। तुम ग्रैंड स्टेज पर डांस करना, सब लोगों के सामने उन लोगों को दिखा देना जो कुछ तुमने अपने अंदर दबा कर रखा है, सब कुछ एक्सप्रेस कर देना। और उसके बाद भी अगर तुम डांस छोड़ना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। और प्रेजेंट में रायजुन कहता है एक स्टूडेंट को विद्रोह करना सिखाना, तुम सच में कैसी टीचर हो। फिर वो याद करता है वूरी ने कहा था कि मैं बस एक बार तुम्हारा डांस देखना चाहती हूँ। ये याद कर कर रायजुन कहता है मैं एक अकेला विद्रोह करने वाला नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वूरी ने हानबिन को सब कुछ बता दिया था कि कियूक के साथ क्या हुआ था। हानबिन कहता है कि कियूक हमेशा ऐसे ही मुसीबतें फैलाता है, लेकिन अगर वो स्कूल में भी ऐसा करते रहेगा तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वूरी कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, शायद से बस वार्निंग काफी रहेगी। हानबिन कहता है क्या कहा, बस एक वार्निंग। तुम लकी थी कि उस वक्त बच गई, हम इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। वूरी कहती है हाँ ये बात सच है, लेकिन ग्रेजुएशन जल्दी ही आने वाला है। अगर कियू को पनिशमेंट मिल गई तो फिर उसका फ्यूचर। तभी हानबिन कहता है कि वूरी मैंने उस जैसे बच्चे बहुत देखे हैं, अगर हमने इस बात को हल्के में लिया, उसे ग्रेजुएट होने दिया, अगले साल उस जैसे बच्चे और नजर आएंगे और हर साल यही साइकिल रिपीट होती रहेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। वूरी सोचने लगती है इनकी निराशाजनक नजरें आखिरी कब से मेरी तरफ इस तरह से देखने लगे। फिर वो उसके हाथों पर हाथ रख के कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा सीनियर, मुझे नहीं पता था। हानबिन कहता है कोई बात नहीं, बस इस बारे में ध्यान से सोचना।
वूरी कहती है कि मुझे लगा था आप हमेशा से समझदार थे, लेकिन इस बात का एहसास मुझे अभी हुआ है कि आपने भी बहुत कुछ देखा है। मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने पहले इस बात को नोटिस नहीं करा। और वो सोचने लगती है कि ये एडवाइस आपने मुझे पहले दी थी कि किसकी परवाह करनी चाहिए और किसको जाने देना चाहिए। उस वक्त आपकी ये बातें मुझे बहुत ज्यादा हार्श लगी थी। फिर हानबिन को देखते हैं जो वूरी के सर की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन खुद को रोक लेता है और अपने मन में कहता है कि तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। फिर अगला सीन देखते हैं, हानबिन के सामने क्लास प्रेसिडेंट बैठी हुई थी। हानबिन कहता है मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ये मेरे लिए काफी मददगार साबित होगा अगर तुम बता दोगी कि उस दिन क्या हुआ था। तुम जो भी बताओगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और वॉन्जुन सोच रही थी क्या उसने सच में इसे ढूंढ लिया, मुझे नहीं लगा था कि वो कर पाएगी। अगर तुम नहीं भी बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। वॉन्जुन कहती है कि नहीं, मैं बताऊंगी। अगर आपको जरूरत हो तो मैं लिख कर भी बता सकती हूँ कि क्या क्या हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वूरी बताती है कि कियू को लेकर एक कम्युनिटी बिठाई गई। एक लेटर लिखने के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाता तो ठीक रहता, लेकिन उसके पुराने कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ा, जैसे कि सस्पेंशन, असॉल्ट, ड्रिंकिंग और मुसीबत फैलाना। फिर उसे सस्पेंड कर दिया गया और गर्मियों से पहले कियूक ने स्कूल छोड़ दिया। मीटिंग में रीजन यही बताया गया था कि ये एक हिट एंड रन केस था। उसने स्कूल के टीचर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी। हालांकि इन सब का विक्टिम कौन था इसकी पहचान नहीं बताई गई। खाली अफवाहें फैलती चली गईं कि उसने किसी को नुकसान पहुंचाया था और धीमे धीमे कर कर उसने स्कूल के फ्रेंड ग्रुप को भी छोड़ दिया। फिर कियू को देखते हैं जो जा रहा था और कह रहा था मैं स्कूल के बच्चों को बुली कर रहा हूँ, शायद से मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर रायजुन खड़ा था जो उसके पैरों के सामने अपना पैर ले आता है, लेकिन कियू कुछ बोलता नहीं और आगे जाने लगता है। रायजुन कहता है हे क्या तुम पिटना चाहते हो? कियू कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? रायजुन कहता है कि अगर तुम चुपचाप रहते तो फिर ग्रेजुएट हो जाते। क्या ये सच में इतना ज्यादा मुश्किल था? तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। वो कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो इडियट, जरा साफ साफ बोलो ताकि मैं समझ सकूं। रायजुन कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने इस बार किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया है। कियू कहता है कि मैं तो जीहो को टारगेट कर रहा था लेकिन तुम बीच में आ गए थे। रायजुन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ कहता है लेकिन तुमने गलत इंसान को परेशान कर दिया। फिर वो कियू के कंधे पर हाथ रखता और कहता है कि शांति से जीना, और कियू वहीं पर खड़ा होकर गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, रायजुन अपनी स्किल को सुधारने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं पर वूरी उसके लिए ड्रिंक लेकर आई थी और सोचती है मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उसने मेरे सजेशन को मान लिया। मैंने इस बात की उम्मीद नहीं रखी थी कि वो मान जाएगा, लेकिन वो मान गया। और उस ड्रिंक के ऊपर एक पर्ची लगी थी जिसमें लिखा हुआ था कि तुम कर सकते हो। वूरी कहती है सच में ये काफी बेकार बात होती, अगर इस तरह का टैलेंट चला जाता तो कम से कम उसे शाइन करने का मौका मिलना चाहिए। फिर वही उन दोनों की बातचीत का वक्त देखते हैं जब वूरी ने कहा था अगर तुम तब भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। रायजुन कहता है ठीक है, अगर कंपटीशन के बाद भी मैंने अपना मन नहीं बदला तो फिर तुम्हें ह्यूमैनिटीज क्लास में ट्रांसफर होने के लिए मेरी मदद करनी पड़ेगी। वूरी कहती है ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। रायजुन कहता है लेकिन क्या इस लिस्ट में मैं अपनी थोड़ी और कंडीशन डाल सकता हूँ? वूरी कहती है क्या तुम सच में अपनी टीचर के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हो? रायजुन कहता है क्या ये गलत नहीं होगा जो तुम कह रही हो, मुझे बस वही करना पड़ेगा। वैसे मैंने वो देखा था जो कि तुम्हारे घर के बॉक्स में रखा हुआ था। वूरी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रायजुन कहता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है कि वो कपड़ों का बॉक्स किसका होगा? वो तुम्हारे कंट्रोलिंग पेरेंट्स है ना जो कि तुम्हें वो भेजते हैं टीचर। मेरा मतलब उसके ऊपर जो बेकार सा पैटर्न बना था वो मोजो से मैच कर रहा था। ऐसा लग रहा था उन्हें जानबूझकर भेजा गया है तुम्हें बेकार दिखाने के लिए। वूरी कहती है कि वो शर्ट और वो सॉक्स का जो स्टाइल है वो मेरा ही है। और ये सुनने के बाद वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है, रायजुन कुछ और बोलता नहीं। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं वूरी को छींक आती है और वो सोचती है लगता है कि बारिश की वजह से मुझे कोल्ड हो गया। खांसने की आवाज सुनकर रायजुन भी पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। और वहीं क्लास के बगल से गुजरती हुई जीहो भी जा रही थी। तभी वो रूम के अंदर देखकर
हैरान हो जाती है कि वहाँ पर रायजुन डांस कर रहा था। वो धड़ाम से दरवाजा खोलती है और कहती है, रायजुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रायजुन कहता है कि मेरा प्लास्टर निकल चुका है इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था। जीहो कहती है, क्या तुमने अपना मन बना लिया है कि तुम कंपटीशन में हिस्सा लोगे? फिर अचानक से वो जाकर रायजुन के गले लग जाती है और कहती है कि कांग्रेचुलेशन, मुझे बहुत सुकून मिला ये सुनकर कि तुम डांस को एक और मौका दे रहे हो। रायजुन भी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरता है। जीहो कहती, ये बताओ कि ये मिल्क कौन लाया है? तुम तो मिल्क नहीं पीते। रायजुन कहता है कि वो कोई मेरे लिए लेकर आया था। जीहो सोचने लगती है, अच्छा तो ये कोई ऐसा इंसान लाया है जिसे नहीं पता कि तुम्हें मिल्क नहीं पसंद। फिर वो रायजुन से कहती है, क्या वो कोई ऐसा इंसान लाया है जिसका तुम्हारे ऊपर क्रश है? रायजुन कहता है कि शायद नहीं, और हटो तुम काफी भारी हो, और वो शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो काफी फ्रेंडली है। जीहो कहती है, क्या कहा फ्रेंडली? लेकिन वो कौन है? रायजुन कहता है, क्या तुम अभी प्रैक्टिस करने वाली हो? लेकिन काफी देर हो चुकी है, क्यों ना अभी हम लोग यहाँ से साथ में चले? जीहो कहती है, ठीक है, मैं अभी जाकर अपना बैग लेकर आती हूँ। वैसे अगर तुम इसे नहीं पीने वाले हो तो क्या मैं इसे ले सकती हूँ? रायजुन कहता है, क्या? लेकिन तुम उसे कब उठा कर ले गई? और जीहो जाते हुए सोच रही थी, काफी वक्त बाद हम लोग साथ में घर जाएंगे। जब से वो ह्यूमैनिटीज क्लास में गया था हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लगता है सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा कि हुआ करता था। और देखते हैं जीहो ने जाते वक्त उस मिल्क को डस्टबिन के अंदर फेंक दिया था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, स्योंगजुन ने वूरी को कॉल करा था कि मेरा भाई घर आया है। वूरी कहती है कि अगर कुछ भी हो तो मुझे फौरन बता देना। स्योंगजुन कहता है कि वो घर आया था, मॉम ने उसे गले भी लगाया। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वूरी अपने घर के सामने खड़ी हुई थी और सोच रही थी, अगर रायजुन ने हिम्मत दिखाई है तो फिर मुझे भी हिम्मत दिखानी होगी, इसलिए मैं इस वीकेंड अपनी फैमिली से मिलने के लिए आई हूँ। फिर वो घर में आती है, उसकी मॉम कहती है, तो तुम फाइनली आ गई, तुम्हें 12 बजे आना था, तुम 5 मिनट लेट हो। वूरी कहती है, लेकिन सिर्फ 5 ही मिनट तो देर हुई है। वूरी की मॉम कहती है कि भले ही सिर्फ 5 मिनट लेट हो लेकिन वादा कभी मत तोड़ना, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने काम के वक्त ऐसा नहीं करती होगी। वूरी सोचने लगती है, शायद से कुछ नहीं बदला है, ना ही घर ना ही मॉम। फिर वो अपनी मॉम से कहती है, डैड कहाँ पर है? उसकी मॉम कहती है, शायद वो बेडरूम में होंगे। वो रूम में जाती है, उसके डैड कहते हैं, मेरी प्यारी बच्ची, काफी समय बाद मिले, अक्सर घर आती रहा करो, तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। वूरी सोचने लगती है, मेरे डैड ऐसे इंसान है जो जल्दी ही अकेलापन महसूस करने लगते हैं और वही इकलौते हैं जिनको मेरे यहाँ पर आने से बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर खाना रेडी हो जाता है। वूरी कहती है कि मॉम खाने के लिए बहुत शुक्रिया। वूरी की मॉम कहती है, मैंने जानबूझकर इसे फीका बनाया है, इसलिए चुपचाप खा लेना, कोई कंप्लेन मत करना। फिर वो वूरी की तरफ देखने लगती है। वूरी सोचती है कि उन्होंने नोटिस कर लिया, आज मैंने वो कपड़े नहीं पहने हैं जो कि मेरी मॉम मुझे चूज करके दिया करती थी। ऐसा लग रहा है कि मैं सामने से उन्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। क्या वो मुझे डांटेंगी? क्या उन्हें तकलीफ होगी? क्या वो डिसअपॉइंट हो जाएंगी? जब मैंने कपड़ों को बाहर निकाला था तो मैंने कई बार वापस रखा था। मैं आते वक्त बार बार खुद को आईने में देखकर हिचकिचा रही थी, क्या मुझे बदल लेना चाहिए? लेकिन फिर मेरे दिमाग में स्योंगजुन का भेजा हुआ वो मैसेज आ रहा था। अगर ये रायजुन की बात नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी ज्यादा हिम्मत कर पाती। लेकिन उसकी मॉम कुछ नहीं कहती, चुपचाप खाना खाने लगती हैं। वूरी सोचने लगती है, क्या कुछ भी नहीं हुआ? फिर वो रूम के अंदर आती है और सोचती है, मुझे लगा था कि कुछ होगा लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे लगता है मैं ज्यादा ही फिक्र कर रही थी। अब मैं अडल्ट हो गई हूँ, मैं खुद काम करती हूँ, इसलिए मैं जो चाहो पहन सकती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी मॉम इतना तो समझ चुकी है। मैं भी रायजुन की तरह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, हर बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच रही थी। असल में जब कुछ सामने आता है तो वो इतना अजीब नहीं होता जितना हम सोच रहे होते हैं। मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला। मुझे उम्मीद है कि रायजुन के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। स्योंगजुन कहता है कि क्या आप जा रहे हैं? क्या आप मॉम को गुड बाय नहीं कहेंगे? रायजुन कहता है कि मुझे जरूरत से ज्यादा यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम अकेले ही ठीक रहोगे। लगता है तुम बिना पलक झपकाए झूठ बोलने में काफी माहिर हो गए हो। स्योंगजुन कहता है कि जब तक तुम नहीं आए थे मैंने कोई झूठ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर पहले देखते हैं, स्योंगजुन कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी उससे आवाज आने लगती है।
वो जाकर देखता है तो वहाँ पर रायचुन आया था और उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुमने कहा तुम कंपटीशन में जा रहे हो, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। फिर प्रेजेंट में देखते हैं सेओकजुन कहता है क्या मैं आपका कंपटीशन देखने आ सकता हूँ। रायचुन कहता है अगर मैं मना भी करूंगा तब भी तुम आओगे, इसलिए क्यों पूछ रहे हो, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फिर रायचुन सोचने लगता है एक ऐसा इलाका जहाँ पर सब लोग सिर्फ कार से आना जाना करते हैं, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर टैक्सी भी नजर नहीं आती। मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ जहाँ पर सांस भी लेना मुश्किल है। फिर वो याद करता है उसकी मॉम ने कहा था तुम्हें सच में लगा था कि मुझे नहीं पता होगा तुम कहाँ पर छुपे हुए हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अंत में तुम्हें इसी जगह पर वापस आना पड़ेगा। और रायजुन सोचने लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना है लेकिन मैं कहाँ पर जाऊँ। और जब वो ये सोचता है तो हमें वूरी और जीहो को दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वूरी को देखते हैं जो सोच रही थी मैं अपना सामान पैक करके जल्दी से घर आ गई और मॉम डैड को बता दिया था कि मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया है। वो अपने सामने कपड़े देखती है जहाँ पर वही कपड़े थे जो कि उसकी मॉम उसे दिया करती थी और वो सोचने लगती है मुझे नहीं पता कि मैं घर वापस कैसे आई, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं पहले ही घर से बाहर आ चुकी थी। फिर रायजुन को देखते हैं जो अपना सामान लेकर जा रहा था, तभी उसे बेंच पर बैठी वूरी नजर आती है। वो वूरी से जाकर कहता है कि टीचर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वो देखकर हैरान होता है वहाँ पर वूरी काफी अलग लग रही थी। रायजुन कहता है एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी और ही को देख लिया। वूरी कहती है कि तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे, तुमने बताया भी नहीं कि तुम घर आ गए हो। रायजुन कहता है कि मैं कुछ सामान लेने के लिए गया था, मेरा फोन घर पर रखा हुआ है। वूरी कहती है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, तुम मुझे कॉल तो करते नहीं लेकिन तुमने अचानक से करा, इसीलिए मैं सोच रही थी आखिर क्या हुआ था जो तुमने मुझे कॉल करा। रायजुन उसके कपड़ों की तरफ देखने लगता और कहता है कि वो दरअसल गलती से कर दिया था। वूरी कहती है ठीक है लेकिन अगली बार अपना फोन अपने साथ में रखना। रायजुन कहता है लेकिन मेरी नजर में तो तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। रायजुन कहता है कि तुम अनजान से कपड़े पहनी हुई हो, कम से कम अपने चेहरे से इस सीरियस एक्सप्रेशन को हटाओ, और वो भी जो कि तुम अपने हाथ में सिगरेट पकड़ी हो। वूरी सोचती है कि इसने नोटिस कर लिया और वो कहती है कि मैं स्मोक नहीं कर रही थी। रायजुन कहता है क्या तुम्हें डम कर दिया गया है। वूरी कहती है अगर ऐसी बात होती तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं रहता। और वो सोचने लगती है कि भले ही रायजुन मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानता है लेकिन मुझे ऐसी बात किसी स्टूडेंट को नहीं बतानी चाहिए, पर से ये मेरी प्रॉब्लम है जिसे मुझे खुद सॉल्व करना होगा। फिर वो रायजुन से कहती है कि कोई बात मुझे परेशान कर रही है लेकिन ये इतनी सीरियस बात नहीं है, तुम अपने घर जा रहे थे ना, चलो वापस चलते हैं। तभी वो वूरी के सामने आकर कहता है क्या तुम्हें पैडवी के बारे में पता है, इसको फ्रेंच भाषा में पैस दे डुएक्स कहते हैं। ये एक ऐसा डांस होता है जो कि एक लड़का लड़की एक साथ करते हैं। वूरी कहती है अच्छा लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। रायजुन कहता है इसमें एक ऐसा मूव है जिसमें मैं तुम्हें हवा में उठा दूंगा, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। वूरी कहती है क्या मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, वैसे भी आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। रायजुन कहता है कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है इसलिए मैं करने के लिए कह रहा हूँ, बस एक बार ट्राई करो, मुझ पर भरोसा करो। वूरी सोचती है कि ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है और आज ही क्यों, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे जाने देगा, इसलिए मैं बस जल्दी से करके यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो रायजुन से कहते ठीक है लेकिन मैं तो कोई बैले डांसर नहीं हूँ तो ये कैसे करूंगी। रायजुन कहता है जब तक कि तुम कुछ भी नहीं करोगी तब तक ये खतरनाक नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें उठाकर ऊपर करने वाला हूँ। वूरी कहती है क्या, लेकिन मैं बहुत भारी हूँ, तुम्हें चोट लग जाएगी। रायजुन कहता है लेकिन मैंने तुम्हें पिछली बार पकड़ा था, तुम काफी हल्की लग रही थी। फिर वूरी याद करती है रायजुन तब की बात कर रहा था जब उसने वूरी को बचाया था। वो वूरी से कहता है कि तुम्हें बस अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है। वूरी सोचने लगती है इसकी आवाज कितनी करीब से आ रही है और इसके हाथ इस वक्त मेरी कमर पर है, पिछली बार तो ये एक एक्सीडेंट था लेकिन अब। तभी वो हंसना शुरू कर देती है क्योंकि उसे काफी गुदगुदी हो रही थी। रायजुन की चोट लग जाती। वूरी कहती क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ करना, मुझे गुदगुदी हो रही थी। रायजुन कहता है कोई बात नहीं, इस बार मैं अपनी ताकत को कंट्रोल में रखूंगा। वूरी कहती है अच्छा ठीक है लेकिन ये सिर्फ लास्ट बार है। रायजुन कहता है कि टीचर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी गिरने नहीं दूंगा, अपने पार्टनर पर भरोसा करना, यही इस डांस का रूल होता है। वूरी कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। फिर वो वूरी को पकड़कर हवा में उठा देता है और वूरी सोचने लगती है यहाँ से तो हवा और नजारा दोनों ही अलग महसूस हो रहा है। मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मैं दुनिया को इस तरह से भी देख सकती हूँ। खुशी के मारे चिल्लाने लगती है लेकिन रायजुन डिसबैलेंस होने लगता है। फिर अचानक से दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं। वूरी कहती है रायजुन क्या
तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रायजुन कहता है कि टीचर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारा क्या, क्या तुम ठीक हो? वूरी हंसते हुए कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, मेरा नजारा एक पल के लिए एकदम बदल गया। मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मैं अम्यूजमेंट पार्क की राइड में बैठी हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रायजुन, मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। तभी रायजुन कहता है कि मैंने अपनी मॉम को बता दिया कि मैं कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि डांस करना इतना भी आसान नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हें एडवांस में बता रहा हूँ कि ह्यूमैनिटीज क्लास में मेरा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वूरी उससे गले लगा लेती है और कहती है तुमने बहुत अच्छा करा, मुझे तुम पर गर्व है रायजुन, लेकिन हम दोनों को मिलकर इस काम को पूरा करना होगा, इसलिए हिम्मत रखना। और रायजुन सोचने लगता है क्या वो हमेशा से इसी तरह से नजर आती थी? उसकी आंखों में एक अलग चमक दिख रही है और उसका चेहरा तो वो उससे बिल्कुल अलग लग रहा है जो कि मैंने पहले देखा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे हाथ पसीने से तर हो चुके हैं। तभी वूरी उससे कहती है कि रायजुन तुम्हारी आईलैशेस तो काफी बड़ी हैं, तुमने मस्कारा तो नहीं लगाया? मैंने तो मस्कारा भी लगाया, उसके बावजूद तुम्हारी आईलैशेस बड़ी हैं। मुझे पता था तुम हैंडसम हो, लेकिन पास से देखकर लग रहा है तुम तो काफी प्रिटी भी हो। अरे मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ज्यादा ही छू लिया, अगली बार मैं केयरफुल रहूंगी। रायजुन कहता है कोई बात नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। और तुम्हारे पैर में चोट भी लग गई। वूरी कहती है अरे मैंने देखा ही नहीं कि मुझे चोट लग गई। देखते हैं कि उन दोनों को छुपकर वहाँ पर जीसंग देख रहा था। वो परेशान होकर कहता है आखिर मैंने ये अभी क्या देख लिया? उसने कहा था कि वो कन्वीनियंस स्टोर जा रहा है, वापस नहीं आया, इसलिए मैं उसको चेक करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है।